बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज प्रोग्राम फोकस में हम गुफ्तगू करेंगे कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ तो ग्रीन जोन से हुआ, लेकिन इख्तिताम रेड जोन से हुआ। क्या वजूहात हैं, इस पर गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। करेंसी मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंटर बैंक में डॉलर महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर महंगा। क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये महंगा मुस्तकिल, इस हवाले से आज प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मलेशियन ट्रेड डेलीगेशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात करेगा। 18 रुकनी वफ्द कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आकर B2B मीटिंग करेगा और तजारत की नई राह हमवार ज़रूर होगी। इस मीटिंग के ये पॉइंट्स हैं और इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। सबसे अहम मामला है इस वक्त मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड का क़याम। ये मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड क्या है, इसके क़याम के बाद क्या मौशी इस्लाहात हो पाएंगी, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो पॉलिसी तरतीब दी है, इससे मुस्तक़बिल में क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे बिजनेस सेक्टर्स पर, और मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड का क़याम अगर इंतहाई ज़रूरी है तो इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई, इस हवाले से इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। जबकि हफ्ते के रोज़ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब सनतकारों ने मुलाकात की तो शिकायतों के अंबार लगा दिए, मसाइल सुना सुना के थक गए, लेकिन मसाइल ख़त्म ना हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इनके तमाम शिकवे, मसाइल, शिकायतें सुनी, उनको एडवाइस किया और इनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इन मसाइलों को हल किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर को नज़रअंदाज कर कर कोई बिज़नेस पॉलिसी मुरतब नहीं की जा सकती। आइंदा आने वाले दिनों में, यानी आइंदा हुकूमत में, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेकर मुआशी पॉलिसी बनाई जाएगी। इन्होंने ये भी हवाला दिया कि जब आसिफ अली ज़रदारी इस मुल्क के सदर थे तो बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड रखकर ही पॉलिसी मुरतब किया करते थे, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बेइंतहा फ़ायदे हासिल हुए। लेकिन बहरहाल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब ताजरों से इन्होंने मुलाकात की, सनतकारों से मुलाकात की, तो बहुत खुशगवार माहौल था और बहुत अच्छी इन्होंने तजावीज़ दी और बिलावल भुट्टो ने उनको कहा है कि हम आपके मसाइल जितने भी हैं उनको वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे और जितना रिलीफ हो सकेगा आपको देंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा, निगरान सेटअप आने को है, बिल्कुल हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने वाली है चंद दिनों के बाद। निगरान सेटअप क्या मौशी इस्लाहात कर पाएगा, निगरान सेटअप से क्या मुल्की मईशत को फ़ायदे हासिल हो पाएंगे, क्या निगरान सेटअप खुद मुख्तार होगा, क्या निगरान सेटअप के ज़रिए वो तमाम MOU जो साइन किए हैं मौजूदा हुकूमत ने उसको आगे बढ़ाए जाएंगे, क्या पॉलिसी होगी मुस्तक़बिल में मौशी मसाइल निगरान सेटअप हल कर सकेगा। इन तमाम उमूर पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। आखिर में चीनी की मैं बात करूँगा। जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है, ख्वाह वो होलसेल मार्केट हो या रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है, रिटेल मार्केट में चीनी 155 रुपये फ़ी किलो तक क्यों पहुंच गई है, इसके पीछे क्या वामिल हैं, इन तमाम उमूर पर आज गुफ्तगू होगी हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टॉक एक्सपर्ट हैं शरियार बट, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन से हुआ, क्या वजह है शरियार के कराची स्टॉक मार्केट का अख्तिताम रेड जोन से हुआ, करेक्शन क्यों आ गई ट्रेडिंग के दौरान? देखिए हमजा, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर गया है, स्ट्रेट अवे हमने तकरीबन 7,000 के करीब पॉइंट्स में इजाफा देखा है और लास्ट वीक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा मुस्बत रहा, 1500 के करीब पॉइंट्स में इजाफा हुआ। जब इतने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में करेक्शन का एक खतरा हर वक्त महफूज रहता है। फिर साथ साथ इन्वेस्टर जो होते हैं, खासतौर पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो प्रॉफिटिंग करने को भी तरजीह देते हैं। यही वजह कि हमने देखा कि आज टेक्निकल लेवल्स भी थे, 49,000 के पास मार्केट रिस्क कर रही थी। 2 बार मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को कंटिन्यू वहां रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और हमने देखा कि जो स्टॉक पिछले दिनों काफी ज्यादा बढ़ गए थे, अगर खासतौर पर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस के स्टॉक की, जिसमें OGDC सरफेरस है, तो उनमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखने में आई। फिर साथ साथ बैंक की कुछ स्टॉक थे, उनमें भी कुछ सेलिंग नजर आई। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी हौसला अफजा है, वॉल्यूम्स अभी भी मार्केट के बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और हमने देखा कि 2 रुपए के करीब कुछ कमी OGTCL के स्टॉक के अंदर नजर आई, जबकि रेस्ट ऑफ मार्केट में कुछ मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतर है। जो करेक्शन होती हैं, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, मार्केट के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती हैं। जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी तो फिर ऊपर जाने के लिए रूम नहीं बनता। अच्छा, शहरियार मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड का क्या अमल में आया है? आप क्या समझते हैं कि इस क़याम से कराची स्टॉक मार्केट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? और फिर आज आपको मालूम है कि रिफाइनरी पॉलिसी का भी ऐलान हुआ है, तो ये तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं कराची स्टॉक मार्केट पर जो आ रहे हैं, इसको मुस्तक़बिल में आप क्या देखते हैं?
देखिए, पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा माशी बेयकीनी का सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा हमें। फिर जब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए तो आईएमएफ का ज़ोर ये था कि अब वक़्त आ गया है कि अब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको माशी इस्लाहात लेकर आनी पड़ेगी। इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया, जिसमें आपने देखा कि सबकी नुमाइंदगी है और आर्मी चीफ साहब भी उसकी हेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये उसी जो फंड बनाया गया है, वेल्थ फंड बनाया है, ये उसी का तसलसल एक हमें लग रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखने में आ रही थी पिछले दिनों, वो हमें ये देखने में आ रहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से पाकिस्तान में आती थी, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। खासतौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये दी गई है कि एक वन विंडो ऑपरेशन है और यहीं से ये फंड पूरी एक्टिविटीज़ करेंगे। इनको कोई लीगल मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब के दौर में ताजिरों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि नैब उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो अब ये चीज़ें इसमें दूर होंगी। हमें लग रहा है कि शॉर्ट लिस्ट में ये बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि एक आपने एक फंड का क़याम अमल में लेकर आए। काफ़ी बड़ा फंड है, पाकिस्तान की सारी कामयाब जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिसमें आप ओजीडीसीएल की बात करें, पीपीएल की बात करें, नेशनल बैंक, मारी, पेट्रोलियम, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स भी इतनी ज़्यादा है। अब जैसे नेशनल ओजीडीसी में 85% होल्डिंग है हमारी, पीपीएल में 71% होल्डिंग है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा हैं। इन्वेस्टर इनको काफ़ी क्लोज़ली देख रहे हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा और काफ़ी मुद्बत इशारे से। लेकिन शहरयार ये भी बताइएगा कि अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो इंडिया बैंक में डॉलर की कदर में आज भी इजाफा हुआ है, तकरीबन 90 पैसे का इजाफा हुआ, 286 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 54 पैसे की हद पर ट्रेड हुआ। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पर आएगा नेगेटिव। फिर ओपे मार्केट पर भी हम देख रहे हैं डॉलर 2 रुपये महंगा हो रहा है। जो गैप है इंडिया बैंक और ओपे मार्केट का, वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। IMF ने कहा था कि इस गैप को आप कम करें, लेकिन वो गैप कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विडिटी क्रंच तो है, इंपोर्ट बिल की अदायगियां भी सर पर हैं, प्रेशर तो है हमारे रुपये पर। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग पर आ रहा है नेगेटिव? देखिए, जब भी पाकिस्तानी रुपया कमजोर होना शुरू होता है, रुपये डेप्रिसिएशन होती है, तो मार्केट में एक बेयकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, बल्कि ओवरऑल एक बाजार में भी एक मनफी रुझान तरतीब देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। जब भी यहाँ पे डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। यकीनी तौर पे जब यूएस डॉलर हम देख रहे हैं बढ़ना शुरू हुआ है स्लाइटली, पिछले 3-4 दिनों से ये प्रैक्टिस चल रही है। लास्ट वीक भी हमने कुछ बढ़ते हुए देखा। क्योंकि आईएमएफ की आपने कंडीशन की बात की, एक और आईएमएफ की कंडीशन थी कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। अब जो इंपोर्ट खुलती रहेंगी, यकीनी तौर पे प्रेशर पड़ेगा और हुकूमत पाकिस्तान का जो एक प्लान है कि दिसंबर तक हमें हमारे रिजर्व बढ़ा के 8 अरब डॉलर तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। इनको तकरीबन 15 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। हमें एक तरफ से डॉलर भी अरेंज करने, इनफ्लोज भी लेकर आने मुल्क में, दूसरी तरफ इंपोर्ट भी खोलनी है। अभी भी एलसीज कहा जा रहा है कि 4 से 5 अरब डॉलर की एलसीज जो है वो बोर्ड्स के ऊपर है और ये इंपोर्ट का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। जो हम अपनी एलसीज खोलना शुरू करेंगे, इंपोर्ट खुलेंगी, तो आप देखेंगे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इस चीज को हमें जरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत को हमारे ख्याल में एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, साथ-साथ के आप आस्ता-आस्ता इंपोर्ट खोलें, पहले एसेंशियल आइटम्स की खोलें और एकदम से ऐसा नहीं हो कि एकदम भाव आ जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत की भी यही पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, जो नाकामी नजर आ रही है मुसलसल, वो है हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे यूएस डॉलर जो स्मगल हो रहा है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे सिचुएशन यूं की त्यों है, कोई चेंजेस आई नहीं है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वजह को से हमारी तो जाने इकोनॉमी में में चंद बहुत दिन रह ज्यादा गए मजबूत शहरयार। जाने लगा। अब तो कोई पॉलिसी या कोई स्टेप उठा नहीं सकती गवर्नमेंट, चंद दिनों की मेहमान है। तो अब क्या करेंगे फिर हम आइंदा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है और जिस तरह से एक माहौल नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आ जाए, उसको ये जो मईशत के हवाले से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी और एक बिल्कुल। रोड मैप है जिसको हमारे इदारे लेकर चल रहे हैं, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा और अल्लाह करे कि इसी तरह से हो और ये चीजें इस तरह से चलती। बहुत शुक्रिया शहरयार, आपने हमें आगाह किया और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सेटअप आ जाए, मईशत का जो स्ट्रक्चर है उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर रद्दोबदल की जाए, क्योंकि जो एक प्लान्स या जो एक लाइन ड्रॉ की गई है वो बहुत बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी हो गई हो या रेगोटिक का मामला हो गया हो या ग्रीन एनर्जी का मंसूबा हो, रिफाइनरी का मंसूबा हो या फिर
इक्तिसादी ज़रूरी मंसूबा हो, ये तमाम मंसूबे अगर इसी तरीके से आइंदा आने वाली हुकूमतें इसको कैरी ऑन करें, बैरूनी सरमाकारी का तसलसल भी बहाल रहेगा, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका एतमाद भी बढ़ेगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त पाकिस्तान में ऑल टाइम इंटरेस्ट रेट है, काइबर रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से सनतों का चलना बहुत मुश्किल है। इस हवाले से सनतकारों के लिए कोई बेहतर पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी आइंदा दिनों में, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हमने सनतकारों को रिलीफ नहीं दिया तो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जो हमने देखा गुज़िश्ता साल का हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट मिस किया, तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें हर सूरत इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देना होगा, पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी, खा वो बिजली टैरिफ में हो या इंटरेस्ट रेट के हवाले से हो। हमारे साथ आइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुश्तरका डेवलपमेंट फंड का फार्मूला बिल आखिर पेश हो गया है और बिल भी इस हवाले से पास कर दिया गया है। बेसिकली मुश्तरका डेवलपमेंट फंड है क्या? लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट का ये फार्मूला दुनिया में सबसे पहले जापान ने मुतारिफ कराया था और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। उसके बाद फिर अमेरिका ने ये फार्मूला अपनाया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया, और बिल आखिर पाकिस्तान ने भी इस हवाले से इस फंड का इजरा कर दिया है और इस फंड में 7 बड़ी कंपनियां हैं, उनका कैपिटल इस फंड में होगा और इस फंड के ज़रिए हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोकल या इंटरनेशनल लेवल पर शेयर्स की खरीदारी कर सकते हैं, ख्वाह इस पैसे को, इस रकम को बड़े पैमाने पर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकायदा तौर पे इस फंड की निगरानी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर्स और गवर्नर स्टेट बैंक। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी ने, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और प्रोफेसर हैं इकनॉमिक्स के। मैं आपसे जानना चाहूँगा आमिर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना ज़रूरी है और क्या इस वक्त मुतारिफ कराना सही था या हमें ये स्टेप बहुत पहले उठा लेना चाहिए था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे आपने मौका दिया इसके ऊपर। अच्छा, मैं ये बता दूं कि देखें, हम जब भी आईएमएफ के पास जाते हैं उसकी वजह तो सिर्फ एक ही होती है और वो होती है फॉरेन एक्सचेंज की हमारा जो डेफिसिट है उसको पूरा करना होता है। और ये जो डेफिसिट होता है इसी तरह से है कि हमारी इनकम तकरीबन जो है वो 60 से 65 बिलियन के दरमियान है और तकरीबन जो हमारे अखराजात कुछ इस तरह से आता है इंपोर्ट और दूसरी पेमेंट वगैरह लेके, वो तकरीबन जो है 65 से 70 बिलियन डॉलर होते हैं और ये 6 से 10 बिलियन डॉलर का डेफिसिट होता है। बिल्कुल। और इसी डेफिसिट के लिए ही हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। लेकिन आईएमएफ का माशाल्लाह से सबसे बड़ा कारनामा ये होता है कि हम जाते जिस डेफिसिट की वजह से हैं, एक भी कंडीशनैलिटी ऐसी नहीं होती कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि नहीं, जो हमारा डेफिसिट है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, डॉलर की कमी है, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ सके। ऐसा जो है बहुत कभी भी नहीं होता। अब ज़ाहिर है कि इस डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए? अब हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट के जो हमारे पास जो रह जाता है जो सबसे बड़ा, कि ये डेफिसिट किस तरह से पूरा हो कि फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आए, अब किसी भी सूरत में आए, रेमिटेंसेस की शक्ल के अंदर आए, एक्सपोर्ट बढ़ के आए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आए। ज़ाहिर है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो जो है आपके यहाँ पर हो रहा है। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये पाकिस्तान के लिए शायद ये एक ही अब हल रह गया है कि हम जो है किसी तरह से इन्वेस्टमेंट के तरीके, ये जो बाकी दुनिया ने जो इस तरह के क्राइसिस रहे हैं और उन्होंने इस तरह से कंसोर्शियम कभी बनाया और कभी जो है एक मुख्तलिफ मुल्कों ने बाकायदा एक पूल और एक चंक बनाया और वहाँ की डोमेस्टिक इकॉनमी में वहाँ इन्वेस्ट किया, जिसमें दो चीज़ें हुई कि सबसे पहले तो ये हुआ कि जनाब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हुआ और इस फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होने की वजह से जो हमारा डेफिसिट था वो ख़त्म हुआ और इस डेफिसिट को ख़त्म होने के साथ साथ ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ और हम जो है किसी न और ये और हम या जो भी मुल्कों ने ये किया या पाकिस्तान जैसा करेगा तो इंशाल्लाह ये इस चीज़ के अंदर मददगार साबित होगा कि हम जो है ये आईएमएफ के चुंगल से निकल जाएं, क्योंकि वो हमारी जिस तरह से डिक्टेट कर रहा है इकॉनमी को, जाहिर है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को भी लो कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स की जो अर्निंग है उसको भी मुतासिर कर रहा है, हम इनकम्पैरेटिव होते चले जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
तो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो है ये तो IMF की डील से पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल कभी कोई चीज़ देर नहीं होती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जाहिर है कि उस वक्त इतना अरेंजमेंट नहीं हो सका होगा। पहले हो जाता तो जाहिर बात है कि हम तो कभी भी वहाँ पर जाने की कोशिश वहाँ पर जाने की कतई ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा इस लिहाज से ये है कि ये डॉक्टर हमारे साहब, पास एक ऑप्शन है। मुख्तलिफ ममालिक ने इस प्लान पर अमल किया, बहुत कामयाब हुए, 10-10 साल 15-15 साल की पॉलिसीज़ बनाई और अभी भी बहुत सारे ममालिक इस प्लान को अमल कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने भी खैर ये प्लान मुतारिफ करा दिया, लेकिन उन ममालिक के अंदर टैक्स चोरी नहीं होती, उन ममालिक के अंदर बिजली चोरी नहीं होती, वहाँ पर जो GDP है वो बेहतर है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर टैक्स भी चोरी होता है, बिजली भी चोरी होती है। तो आप समझते हैं कि ये प्लान तो मुतारिफ करा दिया, बड़ा अच्छा ये स्टेप है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम अपनी बिजली चोरी या टैक्स चोरी के निज़ाम को बेहतर कर लें, ख़ास तौर पे टैक्स कलेक्शन अगर हमारी बेहतर हो जाए, तो ये हमारे लिए सरप्लस हो जाएगा और हम लोगों की जो स्पीड है, जो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो सकती है, वो और बढ़ जाएगी। जी, ये आप देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त, और ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। इसका ताल्लुक जाहिर बात है कि प्योर किसी इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं है, और कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है बिल्कुल सही तरीके से ना लिए जाए और उस पर अमल दरामद ना हो। टैक्स चोरी, जाहिर है कि आपने एक बाकायदा एक एस्टिमेट किया, सब कुछ हुआ, टैक्स चोरी हुई जिसकी वजह से डेफिसिट हो जाता है, जिसकी बिल्कुल, वजह से आप मजीद टैक्स लगाते हैं। ठीक बिल्कुल, है, सिर्फ टैक्स की चोरी रोकना काफी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी लीकेजेस और भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका प्राइवेट चैनल है तो मैं इसके ऊपर बात खुल के कह सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान को जो है 1 अरब रुपए की जैसे कि कोई एक डेफिसिट है कि हमें टैक्स मजीद लगाना पड़ेगा अपनी अखराजात को पूरा करने के लिए, तो बिल्कुल, हम 1 अरब का टैक्स नहीं लगाते, हम उस पर तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए का टैक्स लगाते हैं। इस वजह से सबसे पहली वजह तो ये है कि टैक्स लगाने से वो चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड में थोड़ा सा फर्क आता है, जाहिर है कि उसको भी कवर करना है, तो इस वजह से ज्यादा टैक्स लगाते हैं। फिर प्लस ये है कि जो इतने सारे मुफ्त कोरे जो हमने पाले हुए हैं यहाँ पर, कि इतने सारा जो है गवर्नमेंट जो फ्री में पेट्रोल जो है बांट रही है, सिर्फ न सिर्फ गाड़ियों के लिए बल्कि उनके जो है जनरेटर्स के लिए, फ्री की बिजली है, फ्री की गैस है, ये सारे के सारे जो फ्री होती हैं वो तो बिल आखिर इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ना है? गवर्नमेंट को पड़ना है ना। बिल्कुल इसलिए ऐसे ही है। गवर्नमेंट तो चोरी नहीं करती, वो तो सारे पैसे उसके खराजात में आते हैं। तो इनको मुफ्त खोरों को भी पूरा करने के लिए जो है हमें ज्यादा की लीकेज है, जो कि बिल जो है फ्री फंड के अंदर हर चीज इस तरह से बांटी चली जा रही है, और एक तरफ जो है जो लोग यूज कर रहे हैं उनको धड़ाधड़ जो है टैक्स जो है वो किया जा रहा है, और जाहिर बात है बेचारे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा जाहिर है कि उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमत को अपने शान अखराजात कम करने होंगे। अगर शान अखराजात कम नहीं किए हुकूमत ने, तो इसका बोझ मुस्तकिल बुनियादों पर एक आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी काबीना हमारी है, काबीना का साइज़ हमारा बहुत बड़ा है। हम अभी डिफ़ॉल्ट के दाने पर पहुंच गए थे, उसके बावजूद भी हुकूमत को अपने शान अखराजात कम करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हुकूमत ने शान अखराजात कम नहीं किए, काबीना के साइज़ को छोटा नहीं किया। अपने अखराजात को जब तक कम नहीं करेगी हुकूमत, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएगी। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके लिए अगर हुकूमत एक्शन प्लान फ़ौरन मुतारिफ नहीं कराएगी, तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा। बतदरीज हमारे मौशी मसाइल परवान चढ़ते रहेंगे मुस्तक़बिल में, ख्वाह हम कोई सी भी पॉलिसी, कोई सा भी मंसूबा, कोई सा भी एग्रीमेंट साइन कर लें, मुतारिफ करा लें, हमारे मसाइल जू के तू रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। निगरा सेटअप मुल्की मईशत के लिए कैसा साबित होगा? आइंदा आने वाले दिनों में निगरा सेटअप का ऐलान होने वाला है। क्या निगरा हुकूमत मौशी इस्लाहात कर पाएगी? मुस्तक़बिल में मौशी मसाइल कैसे हल हो सकेंगे? क्या IMF की ईमा पर निगरा सेटअप तैयार होगा? इन तमाम पॉइंट्स पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिदा वजारत ने, सीनियर मौशी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिदा वजारत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, निगरा सेटअप मुल्की मईशत के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? ख़ास तौर पे हमारे सामने जो मौशी मसाइलों का अंबार लगा हुआ है, क्या निगरा सेटअप उसको कम कर पाएगा या इन मसाइल में आप इजाफा देख रही हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि निगरान सेटअप में कौन लोग होंगे। मैंने आज ही ये कहा है कि देखिए, निगरान सेटअप नहीं बल्कि इस वक्त कौमी हुकूमत बननी चाहिए, जिस किस्म के गंभीर हालात हैं पाकिस्तान के।
अब इसका सारा दारोमदार इस बात पे है कि इस निगरान सेटअप या नेशनल गवर्नमेंट में कौन लोग होंगे। आप देखिए कि 90 की दहाई से हम IMF के प्रोग्राम्स में वो हैं, नथी हुए हैं। और आप देखिए कि जब से ही हमारी मईशत का बिल्कुल तबाह हाल हो गई है। और अगर ये जो निगरान सेटअप आ रहा है जिसमें जिस किस्म की अफवाहें हैं कि इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तानीज होंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो जाहिर है फिर तो इन हमारे मसाइल और बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि 90 की दहाई से जब पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाता था इतना ज्यादा, तो पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क था। मगर जब से 1988 से जब से पाकिस्तान ने IMF के साथ ज्यादा पैसे मतलब कर्जे लेना शुरू किए, तो हमारा आज ये हाल हो गया है। और अगर इस वक्त जब पाकिस्तान इतने अपने क्रिटिकल जंक्चर पे है, और अगर इस वक्त भी हमने लाके एक IMF की और वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तानियों की हुकूमत कायम कर दी, तो जाहिर है इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए और हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त खुदा न खास्ता पाकिस्तान का शिराजा बिखर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कभी इम्कान इस बात का है कि निगरान सेटअप में साबिक वजीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख हो सकता है कि चेयर संभाल लें, कमान संभाल लें, तो आप नहीं समझती कि इनको एक्सपीरियंस है मुल्क की मईशत को चलाने का, तो ये आने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को हल करने में बेहतर इकदाम कर सकेंगे? या फिर इनको भी IMF इंजेक्ट करना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि जो नेक्स्ट एग्रीमेंट होगा तो वो इनकी सुपरविजन में हो? देखिए, इनको तजर्बा तो बहुत है पाकिस्तान में। ये किसी न किसी हैसियत में 90 की दहाई से या तो फाइनेंस मिनिस्टर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना डॉक्टर हफीज शेख और बाकी जो IMF और वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तानी जो उनके लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के मसाइल को हल करने में। और बल्कि आप देखिए कि पिछली दफा जब हफीज शेख बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, और उससे पहले जब वो थी, तो बहुत इल्जामात लगे थे हफीज शेख साहब पे भी कि बहुत करप्शन हुआ था PTCL की निजकारी में। और आप देखिए कि एक तो ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, इनके पास इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। मैंने इस पे किताब लिखी है और मैंने लिखा है कि हमारे पास इससे बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, जब इनकी पॉलिसीज भी फेल हो गई हैं, ये खुद भी फेल हो चुके हैं, इन्होंने करप्शन भी की है, और इनके जो इनके पास जो ये डुअल नेशनल्स भी हैं, और ये बहुत सौ के तो ताल्लुकात मगरबी एजेंसी से भी हैं। तो इनमें क्या खूबी नजर आती है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कि इनको बार बार लाके हम पे मुसल्लत करते हैं? क्या इनको कोई ऐसे पाकिस्तानी नजर नहीं आते हैं यानी ये जो बात तो फिर तय हो गई ना कि IMF के कहने पर ये सेटअप तैयार हो रहा है, IMF की मदाखलत तो है ना, ये बात तो फिर कंफर्म है डॉक्टर साहिबा? जी, तो IMF को इतना आप इंटरफेयर नहीं करने दें पाकिस्तान के मामलात में। आप उनकी इतनी आपने उनकी कंडीशनैलिटीज मान ली हैं जिसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, तो अब हुकूमत भी उनकी मर्जी से, ये तो कोई IMF की कंडीशनैलिटीज नहीं है। और मैं नहीं समझती हूँ कि हमें IMF को इतना ज्यादा पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करने देना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी मतलब हुकूमत जो है ये तो नेशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इस वक्त अगर हम इस किस्म के लोगों को इख्तिदार में लाएंगे जिनके करप्शन के स्कैंडल्स हैं, और या जो अमेरिका के जिनसे खुफिया ताल्लुकात हैं, या जो IMF से जिनके ताल्लुकात हैं, और इस किस्म के लोगों को तो ये डुअल नेशनल्स हैं, उनकी तो वफादारियां अपने मुल्कों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ इन लोगों की वफादारियां ही नहीं है। अच्छा तो मैं तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि हम लोग अपनी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिस पर हुकूमत ने स्टेप्स उठाया,
हमारी आर्मी ने सपोर्ट किया, नए नए मंसूबे मुतारिफ हुए पाकिस्तान में। ये एक अच्छा, एक खुशाइन बात है। जिस तरीके से मिनरल्स का कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ज़रा इक़्तिसादी प्लान मुतारिफ हुआ, फिर रिफाइनरी पॉलिसी आई, फिर सऊदी अरब की बैरूनी सरमाकारी अब देख रहे हैं कि रिफाइनरी सेक्टर में होने जा रही है। यूएई, कतर, सऊदी अरब ने हमारे मुल्क में काफ़ी बैरूनी सरमाकारी के इशारे दिए हैं। तो आप नहीं समझती कि बहरहाल मुश्किल वक्त ही सही, लेकिन हमने स्टेप्स उठा लिए हैं, हमने बिस्मिल्लाह कर ली है और ये लाइन ड्रॉ करने की हमने कोशिश की है हुकूमत ने और आर्मी ने, दोनों ने मिलकर। ये तो एक अच्छा स्टेप है हमारी मईशत के लिए। जी, ये अच्छा स्टेप ज़रूर है, मगर इसमें भी मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैंने ये कहा है कि आप ज़रूर करें, मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन करें, मगर मैं चूँकि इस एरिया में काम करती हूँ, मेरा ये एरिया है नेचुरल रिसोर्सेज़, कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ, तो हमने ये देखा है कि जो मुल्क कुदरती वसाइल को खाम माल के तौर पे एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ ये कुदरती वसाइल एक बदबख्ती लेके आते हैं, जिसको कहते हैं रिसोर्स कर्स अंग्रेजी में। जी। और जिन मुल्कों ने इन कुदरती वसाइल को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तब्दील किया, उन्होंने वो सनतें कायम की जिन्होंने इन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तब्दील किया, तो वहाँ खुशहाली आई है। वहाँ ये कुदरती वसाइल ब्लेसिंग हैं, क्योंकि वहाँ मुलाजमतें मुहैया हुई हैं, वहाँ लोगों की तनख्वाहें और मतलब आमदनियाँ बढ़ी हैं और उससे खुशहाली आई है। तो उन मुल्कों में ये कुदरती वसाइल खुशहाली लेके आए हैं और ब्लेसिंग हैं। मगर हमने, पाकिस्तान ने इतने सालों से, चाहे वो रिकोडिक हो, चाहे सेंधक हो, हमने उनको खार माल के तौर पे बेचा है। और इसीलिए देखिए कि हमारे छोटे सूबों में बहुत सेंस ऑफ एक्सक्लूजन है, वहाँ बहुत ये महसूस हो रहा है, नामहरूमियाँ हैं। तो हमें चाहिए कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि नए आर्मी चीफ आए हैं, उन्हें चाहिए कि वो, बहुत अच्छा है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मगर मैं ये उनको मशवरा देना चाहूँगी कि वो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को नेचुरल फॉर्म में ना एक्सपोर्ट करें, बल्कि हमारे बहुत से दोस्त मुल्क हैं, चाइना है, रूस है, टर्की है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उनसे मिलके शराकत दारी में या कुछ यहाँ पे सनतें कायम की जाएं, जिससे हमारे कुदरती वसाइल से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तब्दील किए जाएं। मगर 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 डॉक्टर साहिबा, सनतें कायम कैसे होंगी? इंटरेस्ट रेट हमारा ऑल टाइम हाई है, काइबो रेट हमारा हाई है, बिजली के नर्क, गैस के नर्क सातवें आसमान पर हैं। आईएमएफ कह रहा है कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, टैक्स का जो टारगेट है उसको आपने बढ़ाना होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बोझ डाले जा रहे हैं। अब कैसे इंडस्ट्रीज कायम होंगी हमारे मुल्क में? आप बताएं। ऐसे इंटरेस्ट रेट पे तो कौन इंडस्ट्रीज लगाएगा, बल्कि बंद कर देंगे हमारे सनतकार तो यही कह रहे हैं। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मौजूदा इंडस्ट्रीज हैं वो भी बंद हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में है। जी। मगर देखिए, मैंने एक किताब लिखी है, ऑल्टरनेटिव टू द आईएमएफ, और उसमें मैंने बताया है कि ये जो इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है और जो बाकी पॉलिसीज हैं, जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं, वो सब पाकिस्तान के लिए बहुत उनके मनफी असरात हैं, और उनके सारे जो मस्बत असरात हैं वो उन मुल्कों के लिए हैं जो मुल्क आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए हमने पॉलिसीज बनाई है। हमारी सारी पॉलिसीज से वो मुस्तफीद हो रहे हैं और पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सनतें बंद हो रही हैं। अच्छा पाकिस्तान के डॉक्टर लोग, साहिबा, आखिर में ये बता दें कि क्या हम इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? क्या हम इस साल रेमिटेंसेस का टारगेट अचीव कर पाएंगे? क्या हम इस साल इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे? ये मुख्तसर आप मुझे बता दें। देखिए, अगर हम इसी तरह आईएमएफ की प्रोग्राम्स पर चलते रहे और हम आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को मानते रहे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि आईएमएफ ने बिजली के निर्ख हर वक्त बढ़ते जाते हैं, पेट्रोल के निर्ख हर वक्त बढ़ते जाते हैं, गैस के बढ़ते जाते हैं, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। और आप देखिए कि जब पेट्रोल के निर्ख बढ़ते हैं तो उससे फिर बिजली के निर्ख भी बढ़ जाते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा कर दी है, और जैसे ही हमारे ये कीमतें बढ़ती हैं तो ये कहा जाता है कि अब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो अब एज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाए। मतलब हालांकि मैंने इन्फ्लेशन रेट भी हमारा कम नहीं होगा, जो बातें की जा रही हैं सरकार की जानिब से कि हम महंगाई को मैंने कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। जी, मैंने 12 कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारा इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। और हमने जो
ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, ये उन मुल्कों के लिए सही है जहां इन्फ्लेशन डिमांड पुल फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो। मगर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, हम बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। और इसलिए लेंडिंग रेट और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से हमारे इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो और बढ़ जाता है। तो हमें जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम पे रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी सारी सनतें बंद हो जाएंगी। और मैंने जब ये बारहा कहा है कि हमारे पास इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो असली मसला है वो इकोनॉमिक नहीं है, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो हम 5-6 महीने में हल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मगर अगर हम हमारा अपनी अशराफिया को असली कंट्रोल कर लें तो अगर शराफिया को, और अगर हम ऐसी हुकूमत ले आए जो पाकिस्तानी डुअल नेशनल्स ना हो, जो महज सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स हो, जो ईमानदार हो और जो कॉम्पिटेंट हो और जिनके मरासिम ना हो मगरबी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जिनके अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसी से कोई रवाबित ना हो, अगर हम ऐसे लोगों की हुकूमत ले आए तो हम पाकिस्तान के माशी मसलों को 5-6 महीने में हल कर सकते हैं। मगर डॉक्टर मैंने साहिबा अपने ये तो आपने वो डिमांड कर दी है, तो सिर्फ हम ख्वाब ही देख सकते हैं, इस पर हम कभी अमली जामा तो नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लोग हम कहाँ से लाएंगे पाकिस्तान में? जी, ऐसे लोग मौजूद हैं, आप उनकी तरफ देखना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, मुल्क के अंदर हैं, मगर आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आप बाहर के फॉरेन एजेंट्स को, टाउट्स को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोगों को, और जो करप्शन में, जिनको कहते हैं करप्शन के खिलाफ इतना चिल्लाते पुकारते हैं, और फिर एक बहुत ही करप्ट इंसान को लाके बैठा देते हैं। तो इसलिए जब हमारी ये वो है तरीक़ेकार कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है, अगर हम इसी तरह इस मुल्क को चलाएंगे तो जाहिर है फिर तो खुदा न खास्ता इसका शिराजा बिखर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दें, उनको आगे लेकर आएँ, उनकी पॉलिसीज़ को सामने रखें, उनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। यहाँ की पॉलिसीज़ अगर लोकल बनाएंगे तो वो मुल्क की मफाद में होगी। तमाम पॉइंट्स आज इस प्रोग्राम में डिस्कस हुए, निगरां सेटअप के हवाले से, मुश्तरका डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से, चीनी की कीमत रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई है, इस हवाले से हमने आपको अपडेट दे दी। करेंसी मार्केट में डॉलर आज भी कम हुआ, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बंद हुई। ओवरऑल हमने आपको तमाम अपडेट्स दी हैं और यही अपडेट्स का सिलसिला अगले प्रोग्राम तक जारी रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।